नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम पर्यावरण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते ही हैं दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारा पर्यावरण किस तरह से संरक्षण हो और कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो हमें उठाना है। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है, जैव विविधता और पर्यावरण। आखिर हम जानेंगे कि जैव विविधता क्या है और पर्यावरण पर ये क्या प्रभाव डालती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आनंद पटेल जी, जो कि पर्यावरणविद हैं, साथ ही हरिमोहन मिश्रा जी, जो कि पर्यावरण एक्सपर्ट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। और सबसे पहले शुरुआत में आनंद जी आप ही से करूँगा, क्योंकि पर्यावरण को लेकर कई बार हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज जैव विविधता का ये जो विषय है, कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं? और सबसे पहले आप यही बताइए, ये है क्या? देखिए, ये बहुत ही अच्छा विषय आपने चर्चा में लिया है। तो जैव विविधता जो है एक पर्यावरण का ही अंग है। पर्यावरण को हम एक समग्रता के रूप में देखते हैं और जो जैव विविधता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो जैव विविधता एक पर्यावरण का घटक है। जैव विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताएं। तो हमें पता है अच्छे से कि हमारा जो भारत है वो मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो 17 कंट्रीज़ हैं उसमें भी इनका एक नंबर है भारत का। तो जैव विविधता का जो है जीवों में अलग अलग तरह की भिन्नताएँ। तो इसमें इसको हम 3 स्तर पर देखते हैं। पहला स्तर जो होता है वो प्रजातियों के बीच में भिन्नताएं, डाइवर्सिटी जो होती है वो स्पीसीज़ के अंदर डाइवर्सिटी को देखते हैं। दूसरी विविधताएं हम जो देखते हैं वो जेनेटिक लेवल पे देखते हैं, मतलब आनुवांशिक स्तर पर देखते हैं। और तीसरी जो श्रेणी है वो है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के उसमें बायो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम लेवल पे देखते हैं। तो जैव विविधता को हम तीन तरीके से इनका 3 दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि हम छोटे से उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे प्रजातियों में विविधता भिन्नताएं जो होती हैं, यदि इसके बारे में देखें तो यदि एक प्रजाति, जैसे पक्षियों की 1200 प्रजातियां भारत में होती हैं जी, एक प्रजाति के अंदर कितनी सारी उप प्रजातियाँ मिलेंगी, तरह तरह के आपको जीव मिलेंगे, तो प्रजाति के अंदर विविधता मिलेगी। इसी तरह आनुवांशिक स्तर पर देखेंगे तो सबका जो हमारा जीनोम होता है, जो डीएनए का जो सेट होता है, वो सब उनके अलग अलग होते हैं जी। तो ये इस तरह का इसमें हम देख सकते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र का यदि देखते हैं तो हमारे जैसे भारत की ही यदि हम बात करते हैं तो जैसे हम रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ का इकोसिस्टम हमको अलग मिलेगा, वहाँ के पेड़ पौधे अलग तरह के मिलेंगे। यदि हम पर्वतों के इधर देखें तो उसमें शंकुधारी फॉरेस्ट मिलेंगे। जल का यदि इकोसिस्टम देखेंगे तो जल में अलग अलग तरह के जीव मिलेंगे। इवन कि हमारा जो खारा पानी है उसका पारिस्थितिक तंत्र अलग मिलेगा और हमारा जो मीठे पानी का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी अलग मिलेगा। तो इस तरह से, और भारत हमारा एक ऐसा मात्र देश है जिसमें सभी तरह की जैव विविधता मिलेगी। रेगिस्तान की बात करेंगे तो रेगिस्तान की जैव विविधता भी देखने को मिलेगी। यदि उच्च पर्वत श्रेणियों में जाएंगे तो जो शंकुधारी जो जंगल मिलते हैं, फॉरेस्ट मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, वो वहाँ देखने को मिलेंगे। यदि हम हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ का अलग मिलेगा। यदि हम अंडमान निकोबार की तरफ जाएंगे तो वहाँ कोरल रीफ्स होते हैं हमारे, या हमारे समुद्र के तटों पे जाएंगे तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी ज़्यादा हमारी जैव विविधता रिच होगी, जितनी ज़्यादा हमारी जैव विविधता समृद्ध होगी, उतना ही अधिक हमारा जो पर्यावरण का संतुलन बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। अन्यथा ये हमारे लिए दिक्कत वाला काम रहेगा यदि हमने ध्यान नहीं दिया और इस तरह की चीज़ों को लेके। बिल्कुल। हरिमोहन जी, पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे हम संरक्षण करें इसका, और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज के समय की अगर हम बात करें और पर्यावरण संरक्षण के लिए? ऐसा है कि पर्यावरण में आज तालाबों की बड़ी स्थिति खराब हो रही है जी। तालाबों में लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। उस अतिक्रमण को हटाया जाए, तालाबों का सीमांकन कराया जाए, तालाबों का गहरीकरण कराया जाए तो पानी इकट्ठा रहेगा। और कुआं बावली लोग बोर होने के कारण ख़त्म कर रहे हैं जी। तो कुआं बावली को सुरक्षित रखा जाए और उसकी सफाई करा के उस पर पानी भरा जाए, इकट्ठा किया जाए। जी, जलीय संरचनाओं का संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये कह रहे हैं? यस। तो ये किस तरह से कार्य करें हम इसमें? तालाब, जो सरकारी तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश लेवल में हैं, बहुत सारे तालाब हैं जी। इनको अतिक्रमण लोग कर लिए हैं। जो अतिक्रमण कर लिए उनको हटा करके अतिक्रमणकारियों को, और अधिकारियों के दिशा निर्देश में होना चाहिए कि तालाब सुरक्षित रहे, अतिक्रमणकारी अतिक्रमण ना करें जी। और
उसकी समय समय पे देख रेख करना चाहिए। सीमांकन कराने के बाद तालाब को तालाब बंधाया जाए, जी भीट बंधाया जाए उसमें, और तालाब का गहरीकरण कराया जाए। जी बिल्कुल आनंद जी, जब हम जैव विविधता को समझते हैं तो सबसे पहले इनके पहलुओं को आप समझाइए कि किस तरह से हमें इस पर कार्य करना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है श्रीकांत जी, क्योंकि जैव विविधता जो है इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। चूँकि हमारा एक समृद्ध राष्ट्र है, सब तरह की जैव विविधता यहाँ पर मिलेगी और यह एक समग्रता के हम रूप में देखते हैं। मैं जी। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक छोटा सा जीव है हमारे यदि हम पर्यावरण में बात करें, एक छोटा सा जीव है मधुमक्खी। जी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि यह जीव यदि ख़त्म होता है, यदि विलुप्त होता है, मधुमक्खियाँ ख़त्म होती हैं, तो इंसान इस धरती पर 4 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। ओके। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा जीव है, उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जी क्योंकि ये जो पर्यावरणीय सेवाएं हैं हमें मिल रही हैं, आप अब देख रहे हैं, आज हम जो कपड़े पहन रहे हैं, आज हमें जो अनाज मिल रहा है, जी आज हमें जो ईंधन मिल रहा है, आज हमें जो भोजन मिल रहा है, हाँ। और तरह तरह का जो भी वनस्पतियां हमें देखने को मिल रही हैं, ये सारी सब हमको जैव विविधता के माध्यम से ही मिल रही हैं। जी यदि जैव विविधता नहीं रहेगी तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो क्योंकि जैव विविधता में समग्रता है, जहाँ जैव विविधता जितनी ज़्यादा रिच रहेगी वहाँ का पर्यावरणीय जो इंडिकेटर है बहुत अच्छा माना जाएगा। तो इसीलिए हम सब बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधों को लगाएं, दूसरे जीव जंतुओं को बचाए रखें, क्योंकि जहाँ जैव विविधता रिच होगी वहाँ पर दूसरी प्रजातियों का अनुकूलन भी अच्छा रहेगा, उनको सर्वाइव करने के लिए भी अच्छा समय, अच्छा स्पेस मिलेगा, और ये हमारे वातावरण के लिए भी बहुत समृद्ध होगी ये। तो इस जी। सारी चीज़ों को लेके जी बिल्कुल हरि मोहन जी, जब हम पर्यावरण को समझते हैं तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि इसका जो संरक्षण हो वो किस तरह से हो और व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आदिवासी वर्ग, हमारे आदिवासी भाई जो जंगलों में बसे हुए हैं, उनको जंगल से न हटाया जाए जी और जंगल को काटने से रोका जाए। तालाबों में गंदा पानी न जाने दिया जाए, तालाबों में गंदा पानी न जाने दिया जाए, उसमें एसटीपी लगाया जाए। जी बिल्कुल, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी पर्यावरण का संरक्षण होगा। आनंद बिल्कुल, जी, बिल्कुल। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो वन कट रहे हैं जी। इन्हें कैसा रोकें और कितना प्रभाव डालते हैं जैव विविधता पर। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जंगल जो हैं हमारे धरती के फेफड़े हैं, लंग्स हैं। और यदि मैं बात करूं तो व्यक्तिगत रूप से तो हम लोग संरक्षण के लिए बात कर ही रहे हैं, हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, वनीकरण कर रहे हैं, स्थानीय प्रजातियों का हम रोपण भी कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने कुछ जो हमारे कानून जो बनाए हैं, जैसे राष्ट्रीय वन संरक्षण अधिनियम अपना 1982 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1982 है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 है। और ये जो जैव विविधता की जब हम बात कर रहे हैं तो जैव विविधता के लिए भी भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड जो है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, और ये जो एक्ट है सन 2002 में सरकार ने इसको लागू किया था, जिसके माध्यम से ये हमारा राष्ट्रीय जो प्राधिकरण तो बना हुआ है, जैव विविधता प्राधिकरण बना हुआ है, लेकिन इसी की तर्ज पर जितने भी हमारे राज्य हैं उनको भी राज्य स्तर पर एक जैव विविधता बोर्ड का गठन करना है। जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन है। फिर इस जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से अलग अलग जगह जैव विविधता संरक्षण समितियां, जिनको हम बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ बोलते हैं, उनका गठन किया गया है। तो ताकि ये लोकल स्तर पर, ग्राम स्तर पर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वगैरह बनाते हैं। तो ये पूरा इस तरह की चीज़ों को है। हम जनरली पर्यावरण को देखते हैं पेड़ों के रूप में, जंगल के रूप में, लेकिन ये पूरी समग्रता है। इसमें हम इसको एक सिंगल चीज़ के रूप में नहीं देख सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें, जैसे मॉरिशस का एक एग्जांपल है, वहाँ पे डोडो पक्षी काफ़ी संख्या में, तादाद में होता था। कुछ समय के बाद पता चला कि वो पक्षी विलुप्त हो गया, और उस पक्षी के विलुप्त होने से वहाँ की जिस पेड़ पर वो पक्षी बैठता था वो पेड़ ही विलुप्त हो गया। फिर बहुत समय तक रिसर्च चली, अनुसंधान हुआ था, बाद में पता चला कि वो जो डोडो पक्षी जिस पेड़ के ऊपर बैठता था वो फल खाता था। फल खाने के बाद उसकी बीट के माध्यम से उसके बीज नीचे गिरते थे, फिर इसके बाद वो जर्मिनेट होता था।
मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक वो उसके पेट के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो वैसे ही वो पक्षी जब नहीं रहा तो फल वैसा का वैसा नीचे गिरता था और उस फल को भी कोई दूसरा पक्षी तोड़ नहीं सकता था, तो फिर उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ, उससे कोई पौधा नहीं बना। तो धीरे धीरे करके मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि एक जीव के विलुप्त होने से हम कहते हैं ना हमें कुछ नहीं होगा। अभी मैं बैठा हूँ, इस एक मिनट में एक जीव हमारा, एक प्रजाति हमारी विलुप्त हो रही है। जिस हिसाब से हमारा जो विकास चल रहा है तो एक मिनट के अंदर एक प्रजाति हमारी विलुप्त हो रही है। तो हमें इससे अंतर नहीं पड़ रहा। लेकिन जब मैं यही चीज़ की बात करता हूँ कि यदि किसी भी पेड़ के खत्म होने से एक दूसरे, ये बहुत ही दूसरी प्रजाति, संवेदनशील विषय होता जा रहा है आनंद जी। बिल्कुल संवेदनशील विषय होता जा रहा है। और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जिसको हम IUCN बोलते हैं, जी। इंटरनेशनल सेंटर फॉर यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि एक रेड डेटा बुक लिखती है, जिसको लाल किताब हम डेटा बुक, आंकड़े की बुक बोल सकते हैं। तो ये IUCN लिखती है, जिसमें हर साल वो कितनी प्रजातियां हमारी खतरे की कगार पर हैं, कितनी प्रजातियां हमारी विलुप्त हो गई हैं, कितनी विलुप्त होने के उसमें संवेदनशील प्रजाति रेट स्पीसीज होती है। तो ये सारी कैटेगरी वो उस रेड डाटा बुक के अंदर हर साल उसमें उसका दस्तावेजीकरण होता है। तो ये अभी अलर्ट होने की बात है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हमारा विकास हो रहा है, हर जगह हमारा जो जलवायु परिवर्तन के असर देखने को पड़ रहे हैं, वैश्विक जो गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर धीरे धीरे करके हमारा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्यावरणीय जो आपदाएं जो हो रही हैं, इनके कारण प्राकृतिक रूप से भी होती हैं और कृत्रिम रूप से भी होती हैं। लेकिन कृत्रिम रूप से जो अभी जिस हिसाब से विकास हो रहा है, उसमें थोड़ा सा हमें उस नज़रिए को देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी जब ये हमारा अभी जो CBD जो COP 16 जो हुआ था, उसमें भी यही चीज़ की बात करी कि आप इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, आप हल्के में हमें नहीं लेना है। यदि हमने हमारे ज़मीनी स्तर के इस तरह के संरक्षण के काम हमने नहीं किए तो शायद आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, यही संरक्षण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया, आनंद जी और मोहन जी, और उसमें 100 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। तो ये जो पौधे रोपे गए, किस तरह से देखते हैं आप मोहन जी? उसको अच्छी बात है, पौधे लगाना तो बहुत अच्छा है, इससे पर्यावरण में बहुत प्रभाव पड़ेगा जी। और जल जी आनंद पटेल जी, जल जंगल जमीन जी, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। बिल्कुल, और हर व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए। आनंद पटेल जी, जब हम ये देखते हैं कि 100 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं, तो ये इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर आप क्या विचार व्यक्त करेंगे? क्योंकि कितना इम्पोर्टेंट है और ये लगातार चल ही रहा है, ये संख्या और बढ़ रही है। जी, तो मेरा तो इसमें यही कहना है कि सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम भी पर्यावरणविद हैं और पौधे लगा रहे हैं। तो आपका जो अभिनव जो अभियान है, ये कहीं ना कहीं एक देश में एक नई अलख जगाएगा। और आपके जो प्रयास हैं, जिससे जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे पौधा, वो भी पौधे उन्होंने लगाए हैं, उनके संरक्षण भी वो लोग कर रहे हैं। तो ये निरंतर चलता रहे, मतलब ये इसको हम एक अभियान के रूप में चलाया है, तो अब ये रुकना नहीं चाहिए। और हम लोगों ने भी आपकी अभियान, प्रधानमंत्री जी का जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हमने भी कई अभी हज़ारों पेड़ हम लोगों ने भी लगा दिए हैं। इंदौर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसमें भी पौधे लगाए। मध्य प्रदेश का तो उसमें योगदान बहुत ही सराहनीय है आनंद। बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय है। दूसरा, लगाने के बाद इनकी संरक्षण का जो प्रयास है वो बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से होता है वो संरक्षण? उनका बाकायदा इनकी अनुश्रवण, टाइमली अनुश्रवण हो रहा है। और उन्होंने जिस जगह प्लांटेशन किया है वो प्लांटेशन ऐसी जगह किया जिसमें बराबर पूरा संरक्षण हो रहा है, पानी की व्यवस्था है, और वो पूरा कवर्ड कैंपस के अंदर भी है, आर्मी कैंपस में है। और ऐसे ऐसे स्थानों पे पौधारोपण किया है जहाँ पर ऑनरशिप भी डेवलप हुई है। जैसे स्कूल के प्लेग्राउंड में हमने लगाया, या कॉलेज के परिसर में हमने लगाया, या विश्वविद्यालय के परिसर में हमने लगाया, या किसी मंदिर या किसी देव स्थान के परिसर में लगाया। तो कहीं ना कहीं वहाँ एक लोगों की ऑनरशिप भी डेवलप हुई है, और दूसरा वो संरक्षण के प्रति जागरूक भी हुए हैं। तो ये अभियान प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सराहनीय अभियान है, और इसमें निरंतरता बनी रहे, यही कामनाएं हैं सर। बिल्कुल आनंद जी, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर कानून भी बनाए गए हैं, तो वो कानून के बारे में भी आप बताइए। और ये तो संवैधानिक कर्तव्य भी है हमारे।
जी, बिल्कुल संवैधानिक कर्तव्य हैं, तो मेरी बात इसी से शुरू होती है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी सबसे पहले तो हमारे एक जो नागरिक का जो कर्तव्य है कि वो जो जितने भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है, हमारी नदी है, झील है, पर्यावरण है, जीव जंतु, इनका संरक्षण करे। ये तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दूसरा, जो भारत सरकार ने जो वन संरक्षण अधिनियम जो बनाया है 1986 में बना, 82 में पर्यावरण संरक्षण के लिए बना, और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में सरकार ने बनाया। उसी के तहत में जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए 1973 में जो टाइगर 73 में टाइगर प्रोजेक्ट लेके आए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम तो बने हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, उनका परिपालन हो रहा है। अभी जैसे मैं बात करता हूं, जैसे यदि हम दिल्ली की स्थिति देखते हैं तो वहाँ पे जो हमारा जो वायु गुणवत्ता सूचकांक वो 481 के करीब पहुँच गया है। तो मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि इंसान दिल्ली में यदि सांस ले रहा है तो वो एक दिन में 25 सिगरेट पीने के बराबर हो रहा है। तो आप समझिए कि पर्यावरण में जो क्षति हो रही है, या फिर उसमें जो पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके कारण यदि हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो देश के भविष्य हैं, जो देश के कर्णधार हैं, जो और लंग कैंसर जो है, ये जो परिस्थिति बनी आनंद जी, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसमें कारण इसका तो निराकरण किस तरह से हो सकता है? बिल्कुल कारण भी हमारे पास है और समाधान भी हमारे पास है। देखिए, कारण जो कारक भी हम ही हैं, बहुत सारे काम हम ऐसे कर रहे हैं जो हमारी जीवन शैली, हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। जैसे कौन से? जैसे अभी आप देखेंगे, अभी हम जैसे व्हीकल गाड़ी चला रहे हैं तो भाई हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम एक गाड़ी में बैठे सिंगल बैठ के जा रहे हैं, हम चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। हम पॉलीथीन का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके ऊपर हमारी आप निर्भरता बहुत ज़्यादा हो गई है। हवाई यात्राएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एसी का हम बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। हमें जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी एसी चला रहे हैं। तो अच्छा आनंद जी, दिल्ली बॉम्बे में अगर हमें कहीं 12 बजे पहुँचना है तो 3 घंटे लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलना वो पड़ेगा। स्थिति आप ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के शहरों में भी अब निर्मित हो रही है? बिल्कुल निर्मित हो रही है, क्योंकि अभी जो एयर क्वालिटी AQI जो आ रहा है वो उसमें मध्य प्रदेश का नाम भी अभी आ रहा है। अभी आप देखेंगे कि जो हमारा आइडियल AQI जो होता है 0 से, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे 0 से 50 को हम बहुत अच्छा मानते हैं, फिर 51 से लेके 100 तक का है, फिर 100 के बाद 300। तो अभी जैसे दिल्ली का जो 418 जो गया है वो मतलब सबसे ज़्यादा बैड कैटेगरी का है, जिसमें कह रहे हैं ना लंग कैंसर जो हो रहे हैं, मतलब जो हमारे फेफड़े का जो कैंसर है वो आराम से वहाँ पे देखने को मिलेगा यदि यह स्थिति रही तो। पराली भी जल रही है, किसानों के लिए सरकार ने इतनी सारी अच्छी योजनाएं भी बनाई हैं जिसमें हम हमारे जो एग्री वेस्ट का अच्छे से हम प्रबंधन कर सकें। या इसके अलावा खाली खेती की मैं बात नहीं कर रहा, इसके अलावा बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं, जिस घटक हैं जिनके माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो सबसे बड़ी तो हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारी जो इंसान की जो लाइफ स्टाइल है, कहते हैं ना, गांधी जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि ये प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है लेकिन लालच को नहीं। तो हम कितने ग्रीडी हो गए, कितने लालची हो गए हैं। तो इसको सबसे पहले देखना हो गया। एक घर में एक गाड़ी है, हम 2 गाड़ी चाहिए, हमारे बेटे के लिए अलग चाहिए, बेटी के लिए अलग चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं करेंगे, हमेशा एसी का उपयोग करेंगे, बड़े बड़े लाइट्स जलाएंगे, बड़े बड़े इस तरह के सब काम करेंगे। वो छोटे छोटे काम हमें बंद करना होंगे। हरिमोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो गांवों में, शहरों में जो तालाब सूख गए हैं तो वो किस तरह से उनका पुनर्निर्धारण किया जाए? उनका पानी, तालाबों में पानी जाने का स्रोत बनाया जाए। जो बारिश का पानी है वो सही रास्ते से आ सके, गंदा पानी ना आए। और गहरीकरण किया जाए तालाब का जी, तभी तालाब सुरक्षित पानी भरा जाएगा। जी, कई बार ऐसा भी होता है कि तालाब में कचरा फेंक दिया जा रहा है, पॉलीथीन फेंक दी जा रही है, तो ये सब जो चीज़ें, इनको कैसे रोका जाए? इनको देखिए, हमारा भी काम है, ग्राम वासियों का भी काम है कि तालाब में कचरा न फेंकें, इस चीज़ को समझें। और हमारे अधिकारियों का भी एक दिशा निर्देश है कि अधिकारी लोग उसको, जैसे पटवारी है, तहसीलदार हैं, इनको भी उसका देख रेख करना चाहिए, बीच बीच में जानकारी लेना चाहिए कि तालाबों की क्या स्थितियां हैं अपने अपने क्षेत्र के तालाबों की, तो वो गंदा नहीं होगा तालाब जी। और तालाब में पानी आने का स्रोत तो बहुत ज़रूरी है। बारिश का पानी से अगर तालाब भर जाता है, गहरीकरण कराने के बाद ही भर पाएगा वो। जी बिल्कुल। आनंद जी, जैव विविधता का क्षरण क्यों हो रहा है और इसके क्या कारण है? देखिए, जैव विविधता का क्षरण तो हम अभी चर्चा करी है, बहुत सारे पॉइंट्स, अभी बहुत सारे बिंदु इसी में आए हैं। एक तो सबसे जो बड़ा जो कारण है वो है हमारा जलवायु परिवर्तन का। जी,
कि जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा जो जिस जगह की जो जैव विविधता है, जो उसके लिए जिस तरह का क्लाइमेट की ज़रूरत है, वो क्लाइमेट वहाँ का चेंज हुआ है। वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं इसे रोकने के लिए? वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। जैसे अभी ग्रीन एनर्जी को लेके बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके बात हो रही है, या जो हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो जैसे हमारे विंड आधारित हैं या फिर सौर ऊर्जा आधारित हैं, इन चीज़ों को लेके बात हो रही है। या क्लीन CDM एक टेक्नोलॉजी है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, इसको लेके सरकार बात कर रही है जी। तो ऐसे अपरंपरागत जो हमारे ऊर्जा के अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इनको लेके सरकार बात कर रही है। और दूसरा जो जैसे अभी जो जीवन शैली को लेके बात हो रही है, जो मिशन लाइफ जो है सर हमारा मोदी जी ने जो स्टार्ट किया था, वो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। और सबसे ज़रूरी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो है स्थानीय या देसी प्रजाति के पौधों का रोपण करें, बहुत ज़्यादा तादाद में हम जंगलों को लगाएं, पेड़ पौधों को लगाएं। हमारे जो जलीय स्रोत हैं, आपको पता होगा कि जो जैसे हम यदि भारत की बात करते हैं तो जो हमारा जो वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट है, वो सबसे ज़्यादा समृद्ध हैं जैव विविधता में। इसी तरीके से यदि दुनिया की बात करें तो जो अमेजोन के जंगल हैं, या फिर इसके बाद भी यदि हम बात करें तो जो समुद्र हमारे हैं, जो महासागर हैं, वो भी जैव विविधता के बहुत ही समृद्ध स्रोत हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो अवशोषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी पूर्व में मिश्रा जी भी बोल रहे थे कि भाई ये जो जलीय संरचनाएं हैं, जलीय संरचनाओं में भी हमारी जैव विविधता है। यदि हम वेटलैंड की बात करें, भोपाल वेटलैंड की, तो भोपाल का जो नम आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जिसे रामसर साइट के तहत सरकार ने बनाया है, उसमें भी हर साल करीबन 350 से ज़्यादा जो प्रवासी पक्षी हैं, जिसमें साइबेरिया से, चाइना से, यूरोप से, आयरलैंड से, बहुत जगह से पक्षी आते हैं जी। तरह तरह की मछलियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं जैव विविधता के बिल्कुल हॉट स्पॉट हैं। यदि इनमें कहीं परिवर्तन होता है, इनका पानी गंदा होता है, इसमें कहीं एनक्रोचमेंट होता है, इसमें अतिक्रमण होता है, तो कहीं ना कहीं ये जैव विविधता को क्षति पहुंचेगी। बिल्कुल। तो और इन्हीं क्षति को रोकने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे। जैव विविधता के जो सूत्र हैं उनको स्वच्छ रखना होगा, और तभी हमारा पर्यावरण जो है वो बच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरिमोहन जी और आनंद जी, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के पर्यावरण कार्यक्रम में सहभागिता की। दर्शकों, इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।